प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राग मौर्य या यूँ कहें मौर्योत्तर काल और पूर्व गुप्त काल। पूर्व गुप्त काल और मौर्योत्तर काल से तात्पर्य है मौर्योत्तर काल, मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात, और गुप्त साम्राज्य के उदय से पूर्व का जो समय है उस इतिहास की बात करते हैं हम। जैसे 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य, यानी मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात, और गुप्त साम्राज्य जो तीसरी सदी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, या यूँ कहें कि चौथी सदी के प्रारंभ में, तीसरी सदी के उत्तरार्ध में। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद 200 ईसा पूर्व से लेकर गुप्त साम्राज्य के उदय के पूर्व 300 ईस्वी यानी 500 साल का जो समय है उससे ही हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल, पूर्व गुप्त काल। इस काल को शुंग, सातवाहन, कुषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं में शकों ने भी शासन किया था, लेकिन इस काल को शुंग, सातवाहन और कुषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 1 शताब्दी पहले ऐसे माना जाता था कि जैसे हम मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद देखते हैं कि भारत में राजनीतिक जो एकता, सार्वभौमिक एकता, वो हमें दिखाई नहीं देती है। शुंगों ने इसको भरने का प्रयास किया, सातवाहनों ने राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने का प्रयास किया, लेकिन इनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो हम अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये काल हमें एक विस्तृत, एक भौगोलिक एकता और इकाई के रूप में कोई सार्वभौमिक राज्य भारत में भले ही दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे हम सोचते हैं कि वो काल था अस्थिरता का, युद्धों का, छोटे छोटे राज्यों का जो आपस में लड़ते थे, जिनमें आपस में एक दूसरे पर अधिकार करने को लेकर संघर्ष था। तो उस काल में जब राजनीतिक अस्थिरता भले ही दिखाई देती है तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो समय है 400-500 साल का, जैसे मैंने आपके सामने जिक्र किया, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य। तो पहले ऐसे माना जाता था कि इस काल में राजनीतिक अस्थिरता थी, राजनीतिक एकता नहीं थी, छोटे छोटे राज्य थे, तो आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी, दयनीय थी, यानी भारत आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं था। लेकिन अब पिछले जो 100 वर्षों के, यानी 1 शताब्दी की जो नए अनुसंधान है, रिसर्च है, जो नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं अनुसंधान के द्वारा, अब ये माना जाता है कि मौर्योत्तर काल से लेकर प्राग गुप्त, यानी मौर्योत्तर काल के बाद से लेकर गुप्तों के उदय के पूर्व तक का जो समय है, 400-500 सालों का जो इतिहास है, उसमें भारत आर्थिक रूप से कमजोर नहीं था, बल्कि भारत आर्थिक रूप से संपन्न था, समृद्ध था, विकसित था, जिसमें अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। उन्हीं की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं फिर बता देता हूँ कि इस युग में यद्यपि मौर्यकालीन राजनीतिक अखंडता में एक सूत्रता की कमी रही, परंतु भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास और उन्नति प्राप्त की। इस युग अप्रत्याशित समृद्धि का परिचायक है, और इस युग में व्यापार एक ऐसा तत्व था जिसने संपूर्ण काल को सातत्य प्रदान किया। इस युग में वैदेशिक व्यापार, वाणिज्य और श्रेणियों की मजबूती ने आर्थिक प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया, यानी शिल्प और जो व्यवसायों की विभिन्न विकसित अवस्था, श्रेणियों की मजबूत स्थिति, विदेश व्यापार की मजबूत स्थिति, इसने उल्लेखनीय योगदान दिया। लोहे की तकनीकी का विकास और
कृषि के विस्तार ने अनेक उद्योगों और शिल्पों को विकसित स्थिति में ला खड़ा किया। साहित्य के पुरातात्विक स्रोत हमारे कथन का समर्थन करते हैं। इस युग की एक मुख्य विशेषता थी मौद्रिक अर्थव्यवस्था का जबरदस्त विकास था। यानी मौद्रिक अर्थव्यवस्था से आप समझते होंगे कि जो लेन देन के रूप में मुद्रा का बड़े पैमाने पर व्यापक प्रचार प्रसार या उसका इस्तेमाल होना ही मौद्रिक जो जीवन है, मौद्रिक जो योगदान है उसको कहते हैं। दूसरी बड़ी विशेषता भारत का रोम के साथ फलता फूलता व्यापार था। तीसरी विशेषता नगरीकरण अर्थात नगरों का तेजी से विकास था। चौथी विशेषता इस काल की भारत में अनेक बंदरगाहों की सशक्त और सक्रिय स्थिति थी। पांचवी विशेषता थी कि दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप देशों से भारत के घनिष्ठ संबंधों का होना था। सबसे पहले हम बात करेंगे शिल्प और व्यवसायों की। 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के मध्य शक, कुषाण और सातवाहनों ने प्रथम तमिल राज्यों का युग प्राचीन भारत के शिल्प व्यवसाय के इतिहास में चरम उत्कर्ष का काल था। इस काल में शिल्प और व्यवसाय का विलक्षण विकास हुआ। कुषाण कालीन जो साहित्यिक स्रोतों यथा मिलिंद पन्नों, महावस्तु, दिव्यावदान, अवदान शतक, अंगविज्जा में अनेक शिल्पों, व्यवसायियों, संघों का वर्णन और उल्लेख प्राप्त होता है। मिलिंद पन्नों में करीब 75 व्यवसायियों शिल्पों का उल्लेख मिलता है। जातकों में जहाँ 18 व्यवसायी संघों का उल्लेख मिलता है, वहीं महावस्तु में 36 व्यवसाय और संघों का उल्लेख है। मनु याज्ञवल्क्य के विष्णु स्मृतियों में भी विभिन्न वर्णों के लिए व्यवसायों एवं जो शिल्प और श्रेणियां हैं उनका उल्लेख प्राप्त होता है, उद्योगों का वर्णन प्राप्त होता है। साहित्य के अभिलेख के स्रोतों से भी वर्णित व्यवसायों और शिल्पी कई प्रकार थे, यथा कुंभकार जो बर्तन बनाने वाले थे, बढ़ई जो लकड़ी का काम करने वाले थे, हाथी दांत का सामान बनाने वाले, विदूषक, लेखक, नाई इत्यादि प्रमुख थे। तक्षशिला, पुष्कलावती, मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, चिरांद, वैशाली इत्यादि कुषाणकालीन स्थलों के उत्खननों से भी बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ, धातु का सामान, हाथी दांत और शीशे के सामान प्राप्त हुए हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि शिल्प एवं उद्योग इस काल में बड़ी विकसित अवस्था में थे। इस काल के कुछ प्रसिद्ध उद्योग एवं व्यवसाय निम्नलिखित हैं। वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, हाथी दांत उद्योग, रत्न अर्थात मन के बनाने का उद्योग। इन उद्योगों की हम विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वस्त्र उद्योग की। प्राचीन काल से ही भारत वस्त्र उद्योग में अग्रणी देशों की श्रेणी में आता है। कई रुई, रेशम, लिनन, पटसन, ऊन आदि वस्त्र के प्रमुख रेशे थे। इनमें रेशम तथा सूती वस्त्र की बड़ी प्रसिद्धि थी। सूती वस्त्र उद्योग में विशिष्टता के लिए कई केंद्र प्रसिद्ध थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बंगाल का सूती वस्त्रों के केंद्र के रूप में उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार पेरिपल्स में भी बंगाल की मलमल का उल्लेख मिलता है। महाभारत, मिलिंद पन्नों, दिव्यावदान आदि से भी ज्ञात होता है कि बंगाल, काशी, अप्रांत, चोल, पांड्य देश सूती वस्त्रों के केंद्र के रूप में विकसित और विख्यात थे। तंजौर मलमल के केंद्र के रूप में विख्यात था। मलमल सर्प केंचुल जैसी बारीक होती थी। रोमन मलमल को बुनी हवा का जाला कहते थे। दक्षिण का चोल राज्य काल में मलमल का प्रसिद्ध और विख्यात केंद्र था। पेरिपल्स में वर्णित बड़ौच काठियावाड़ के प्रदेश साधारण सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र के रूप में हमें दिखाई देते हैं। रेशम वस्त्र उद्योग का विकास भी इस युग में बहुत तेजी से हुआ। पाणिनि ने रेशमी वस्त्रों को कोशेय की संज्ञा दी है। रेशम के लिए तत्कालीन साहित्य में विविध नाम आए हैं। कीटज वस्त्र रेशम तथा दुकुल रेशमी कपड़ा का उल्लेख संस्कृत साहित्य में अनेक स्थलों पर मिलता है। संभवतः रेशम के साथ सूती वस्त्रों का भी निर्यात किया जाता था।
कुछ दस्तकार अपने सहयोगियों के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे तथा अन्य शिल्पी संगठनों के रूप में संगठित थे। दूसरे उद्योग की बात करते हैं, शिल्प की बात करते हैं, वो है धातु उद्योग। कौटिल्य अर्थशास्त्र भारत के धातु उद्योग के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। पेरिप्लस में भारत के लौह उद्योग को काफ़ी उन्नत बताया गया है। मगध में लौह धातु बड़ी मात्रा में उपलब्ध थी और उसे बाहर भेजा जाता था। मगध के उत्कर्ष में तो लौह उद्योग का बड़ा योगदान था, जिसके कारण मगध साम्राज्य में लोहे के कारण ही जो कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया, जंगलों को साफ किया गया, वनों को साफ किया गया और जो कृषि के लिए आवश्यकता महत्वपूर्ण था, जो लकड़ी के हल में फाल के रूप में लोहे का इस्तेमाल हुआ और लोहे की बदौलती अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके साम्राज्य विस्तार की नीति को क्रियान्वित किया गया। क्योंकि यातायात के प्रमुख साधन बैलगाड़ी पहिए पर लोहे के मोटे पट्टे ने जहाँ पहिए को हर मौसम में काम करने लायक बनाया, वहीं लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी बेहद मजबूत बना दिया। लोहे के अतिरिक्त भारत में अन्य धातुओं का प्राय अभाव था। प्लिनी लिखते हैं कि भारत में कांसा शीशा बाहर से मंगाया जाता था, आयात किया जाता था। तांबा राजस्थान का अतिरिक्त दक्कन से और हिमालय की तलहटियों से प्राप्त किया जाता था, आयात किया जाता था। इस युग में सोना भी कम मात्रा में उपलब्ध था। भारत के कुछ पूर्वी प्रदेशों में सोने के कुछ स्रोत मिलते थे। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में सोना पाया जाता था, जहाँ सोना मात्रा में उपलब्ध होने के कारण विदेशों से आयात किया जाता था। भारत में स्वर्ण रजत के आभूषण बनाए जाते थे। मिलिंद पन्नू रामायण में स्वर्ण आभूषण बनाने वाले स्वर्णकारों के उल्लेख मिलते हैं। चरक संहिता सुश्रुत संहिता में सोने चांदी के बर्तनों के उपयोग का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त पुरातात्विक उत्खननों में तक्षशिला भीटा आदि स्थानों में स्वर्ण रजत के आभूषणों की प्राप्ति होती है। सभा पर्व में रासु यज्ञ के समय युधिष्ठिर को मेरु और मंदार पर्वतों के बीच बहने वाली सेलोदा नदी के तट पर रहने वाली जातियों एवं अन्य जातियों द्वारा पिपीली का स्वर्ण भेंट किए जाने का भी वर्णन प्राप्त होता है। इस बात को दर्शाता है कि इस युग में भारत में सोना बहुत कम मात्रा में होता था, यह विदेशों से ही आयात किया जाता था। तो हम जैसे इस काल के महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में देखते हैं कि धातुओं में लोहे का तो इस्तेमाल होता ही था, लेकिन सोने की बात करते हैं तो सोना अल्प मात्रा में, कम मात्रा में भारत के विभिन्न भागों में प्राप्त होता था और उसे बाहर से अर्थात विदेशों से आयात किया जाता था। अब बात करते हैं हम हाथी दांत उद्योग की। जैसा कि आप जानते हैं, हाथी दांत की वस्तुओं का विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में, आभूषणों में, रंग रोगन, सजावट आदि में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था। पेरिप्लस में हाथी दांत से बनी हुई कंघी, बालों में लगाई जाने वाले पिन, तलवारों की मुठ आदि का उल्लेख हुआ है। तलवारों की कलात्मक मूठ बनाने में हाथी दांत का उपयोग होता था। महाभारत में प्राग ज्योतिषपुर के राजा द्वारा युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ के अवसर पर हाथी दांत की मूठ वाली तलवार भेंट किए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। भीटा से प्राप्त मोहरों में हाथी दांत की मोहर भी शामिल है। इथियोपिया से हाथी दांत से आयात किए जाने की जानकारी प्राप्त होती है। बढ़ौत से हाथी दांत की बनी हुई वस्तुओं का निर्यात होता था। बढ़ौत जो गुजरात का बंदरगाह था, वहाँ से हाथी दांत की वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। रत्न एवं गुड़िया अर्थात मन के बनाने का उद्योग। ईस्वी सन की आरंभिक शताब्दी में भारत से निर्यात हो रहे रत्नों में मोतियों की मांग रोमन साम्राज्य में बहुतायत से थी। इससे भारत का रत्न उद्योग काफ़ी विकसित अवस्था में था। प्लिनी भारत में पाए जाने वाले बहुत रत्नों की एक लंबी सूची देता है। इसमें पन्ना, गोमेद, कार्नेलियन, कार्बलक, उत्पल, ओनिक्स, सोरडोनिक्स, एमिथिस्ट, यासित इत्यादि प्रमुख थे। भारत में मोती निकालने के जिन 4 बड़े केंद्रों का उल्लेख पेरिप्लस करता है, उनमें है पांड्य राज्य की ताम्रपर्णी नदी के मुहाने के निकट कोरके, मन्नार की खाड़ी, पाक जलमरुमध्य और बंगाल। टालमी ने पोनाटा का उल्लेख पन्ना मिलने के स्थान के रूप में किया है।
यह स्थान संभवतः कोयम्बटूर जिले में रहा होगा। मालाबार के बंदरगाहों से पन्ना रोम को निर्यात किया जाता था। टोलमी ने ही हीरे के मिलने का स्थान कोसनगर सबराई के प्रदेश एडमास नदी को बताया है। गोमेद तथा कार्लेनियन रत्न दक्षिण भारत से निर्यात किए जाते थे। दक्षिण हम बात करते हैं तक्षशिला। तक्षशिला की खुदाई में धारीदार गोमेद, याकूत स्फटिक, पीला स्फटिक, एमेथिस्ट, एक्वामेरिन आदि प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि वात्स्यायन ने कामसूत्र में रत्न परीक्षा को 64 कलाओं में स्थान दिया है। एक सुशिक्षित सुसंस्कृत व्यक्ति के लिए रत्न परीक्षा में कुशल होना आवश्यक समझा जाता था। धन्यवाद।